ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इंटरप्रेटिंग द श्रीलंकन मैंडेट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख आफ्टर द लैंडस्लाइड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। श्रीलंका में चुनाव, नई सरकार से भारत के समक्ष चुनौतियां। हाल ही में श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव में महिंदा राजपक्षे की अगुवाई वाली श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट ने बड़ी जीत दर्ज की। नवंबर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम करने वाले महिंदा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। श्रीलंका में 9 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ था, जिसमें श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के ही गोटबाया राजपक्षे ने जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि गोटबाया और महिंदा दोनों ही भाई हैं। इस तरह बीते 2 दशक से श्रीलंका की राजनीति पर दबदबा रखने वाले विवादित राजपक्षे परिवार ने एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे के नेतृत्व में बना एक नया समूह अब श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभर कर आया है, क्योंकि श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकी है। अब जबकि श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट संसदीय चुनाव में 2/3 सीट जीतकर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है, ऐसे में माना जा रहा है कि श्रीलंका की राजनीति में अब कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। पिछले साल जब श्रीलंका में संवैधानिक संकट पैदा हुआ था, तब भारत समर्थक माने जाने वाले रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो चीनी समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। अब जबकि महिंदा राजपक्षे एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि श्रीलंका भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। दरअसल श्रीलंका दयनीय आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और चीन उसे $50 अरब जैसी बड़ी धनराशि कर्ज में देने को तैयार है। लिहाजा श्रीलंका एक बार फिर से चीन की शरण में जाता हुआ दिख रहा है और यह मामला भारत की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में सालों से अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है, जिसमें वह कामयाब होता भी दिख रहा है। दूसरी तरफ भारत श्रीलंका में कई कल्याणकारी प्रोजेक्ट पर सहयोग दे रहा है और श्रीलंका को करोड़ों डॉलर कर्ज भी दे चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की नई सरकार भारत के प्रति कैसा रुख अख्तियार करती है। हालांकि श्रीलंका अभी भारत के कर्ज की अदायगी की स्थिति में नहीं है और वह लगातार इस कोशिश में है कि कर्ज अदायगी की सूरत किसी भी तरह टल जाए। तो आइए इन स्थितियों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों में उभरती चुनौतियों और उससे जुड़े अहम पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संसदीय चुनाव के इस जनादेश के क्या मायने हैं। जब 2019 में श्रीलंका में संवैधानिक संकट पैदा हुआ था और बड़े ही नाटकीय अंदाज में महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि महिंदा राजपक्षे की पार्टी को मतदाताओं का इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। लेकिन पहले राष्ट्रपति चुनाव और फिर संसदीय चुनाव में श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट को मिले जन समर्थन ने तमाम तरह की राजनीतिक उठापटक की कयासों पर विराम लगा दिया है। क्योंकि इस संसदीय चुनाव में श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट को 225 में से 145 सीटें मिली हैं, इसलिए एक बार फिर से राजपक्षे बंधुओं का वर्चस्व कायम रहने की पूरी उम्मीद है। दरअसल राजपक्षे श्रीलंका की सिंहली समुदाय के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, जो राजपक्षे को साल 2009 में अलगाववादी संगठन तमिल टाइगर्स का अंत करने का श्रेय देते हैं। सिंहली श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय है, जिसका वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ तनावपूर्ण रिश्ता रहता है। यही कारण है कि चुनाव के दौरान बढ़ते सिंहली राष्ट्रवाद ने श्रीलंका के अल्पसंख्यक समुदायों को खासा चिंतित किया है। ऐसे में बहुसंख्यक आबादी के समर्थन वाली पार्टी के सत्ता पर काबिज होने से वहां के अल्पसंख्यकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल श्रीलंका के तमिल समुदाय की स्थिति हमेशा से ही भारत श्रीलंका संबंध के समक्ष एक विवादित मुद्दा रहा है, क्योंकि यह समुदाय राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए सरकार तमिल समुदाय को अलग थलग करने की कोशिश करेगी। इस जीत की दूसरी बड़ी बात यह है कि श्रीलंका में संविधान संशोधन के नजरिए से भी इस जनादेश को देखा जा रहा है। पिछली सरकार ने संविधान संशोधन कर कई बड़े बदलाव किए थे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा कार्यकाल तक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। इसी तरह सभी चुनावी प्रक्रियाओं की शक्ति प्रधानमंत्री और संसद के हाथों में दे दी गई थी।
लेकिन राजपक्षे परिवार की आकांक्षाओं को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2 बार सीमित करने वाले संवैधानिक प्रावधान हटा दिए जाएंगे। साथ ही सभी चुनावी प्रक्रियाओं की शक्ति को राष्ट्रपति के हाथों में दे देने की भी संभावना है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति की जिस शक्ति को पिछली सरकार ने कम करने का काम किया था, अब नई सरकार फिर से राष्ट्रपति को पुरानी शक्ति देने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा इस जनादेश का असर श्रीलंका भारत संबंधों पर भी गहरे तौर पर पड़ने की संभावना है। आइए जानते हैं कि हालिया वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं। अगर वैश्विक पटल की बात करें तो श्रीलंका सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नजरिए से भारत का एक अहम पड़ोसी देश है। 2015 में जब सिरिसेना सत्ता पर काबिज हुए तब उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। उनकी यात्रा भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ भरोसे में आई कमी को दूर करने का संकेत थी, क्योंकि सिरिसेना से पहले राष्ट्रपति रहे महिंदा राजपक्षे के शासनकाल में भारत श्रीलंका संबंध में तल्खी काफी बढ़ गई थी। सिरिसेना के बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका की यात्रा की थी। मई 2016 में श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने फिर से भारत की यात्रा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मई 2017 में 2 दिनों के लिए श्रीलंका यात्रा पर गए। जाहिर है यह भारत के साथ बेहतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सहायता से बना 150 करोड़ रुपए की लागत वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीलंका को समर्पित किया। साथ ही वहां 10,000 अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा भी की। कुल मिलाकर भारत करीब 50,000 घर श्रीलंका में बनाएगा। इसी कड़ी में श्रीलंका में भारत के सहयोग से पिछले साल आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जो वहां के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। भारत ने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सहायता के रूप में लगभग $1 अरब प्रदान किए हैं, ताकि लिट्टे द्वारा तबाह किए गए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। भारत श्रीलंका का एक बड़ा व्यापारिक भागीदार तो रहा ही है, साथ ही श्रीलंका में दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में भी सामने आया है। इससे इतर श्रीलंका पर तकरीबन $96 करोड़ का भारतीय कर्ज भी है। इस कर्ज की अदायगी के मामले में भी भारत ने श्रीलंका को रियायत दी है। इस साल फरवरी महीने में जब कार्यकारी प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भारतीय दौरे पर आए थे, तब उन्होंने भारत से कर्ज की अदायगी के लिए कुछ मोहलत मांगी थी। अभी जब श्रीलंका में चुनाव परिणाम आए तब प्रधानमंत्री मोदी ने महिंदा राजपक्षे को टेलीफोन के जरिए बधाई दी। इससे साफ पता चलता है कि भारत श्रीलंका के साथ रिश्ते को बेहतर रखना चाहता है और हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दोनों देशों के संबंधों में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि भारत श्रीलंका संबंध के समक्ष किस तरह की चुनौतियां हैं। श्रीलंका सरकार की देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही नीतियों से भारत प्रभावित होने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि श्रीलंका में तमिलों की स्थिति बेहतर नहीं है। करीब 2.1 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में 70% से अधिक सिंहली, 12% तमिल हिंदू और तकरीबन 10% मुस्लिम हैं, और तमिलों का सिंहलियों के साथ विवाद जग जाहिर है। यही कारण है कि तमिल वहां दोयम दर्जे की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इसकी बड़ी वजह है कि अभी भी तमिलों को संविधान में पूरी तरह जगह नहीं दी गई है। हालांकि इस समस्या का संसदीय हल निकल जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन राजपक्षे के सत्ता में आने के बाद यह उम्मीद भी धूमिल हो गई है। ऐसे में भारत को चिंता इस बात की है कि नई सरकार वहां सभी समुदायों को साथ लेकर चल पाएगी या नहीं। अगर श्रीलंका की विदेश नीति की बात करें, यह भी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने जैसी है। महिंदा राजपक्षे के चीन की ओर झुकाव से शायद ही कोई अनजान हो। भारत न केवल श्रीलंका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बल्कि वहां की गई कल्याणकारी परियोजनाओं का प्रायोजक भी है। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीलंका पर चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि श्रीलंका में चीन का निवेश भारत से कहीं ज्यादा है। श्रीलंका पर कुल विदेशी कर्ज करीब $55 अरब है, जिसमें चीन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा 14% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी महज 2% है। इसकी एक बानगी यह भी है कि 2015 से ही हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन की नज़र थी, लेकिन 2015 में महिंदा राजपक्षे के चुनाव हार जाने के बाद भी हम्बनटोटा को चीन के हवाले करना पड़ा था। साथ ही कोलंबो के बंदरगाह का निर्माण करने और श्रीलंका के बंदरगाह तक चीनी पनडुब्बियों को आने की इजाज़त भी चीन को मिल गई। मौजूदा वक्त में कोलंबो स्थित ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का ही उदाहरण लें तो 1 साल पहले श्रीलंका की तत्कालीन सरकार ने भारत और जापान के साथ इसे बनाने को लेकर समझौता किया था, लेकिन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के हालिया बयान से संकेत मिलता है
कि यह रणनीतिक पोर्ट भी भारत के हाथ से निकल सकता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के पास है। इस टर्मिनल को चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड और पोर्ट्स अथॉरिटी ने मिलकर बनाया है, जिसमें चीनी कंपनी का 85% शेयर है। इससे संकेत मिलता है कि श्रीलंका की सरकार चीन के दबाव में काम कर रही है और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के फैसले में चीन की बड़ी भूमिका होने वाली है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रीलंका जैसे नज़दीकी पड़ोसी देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर चीन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बनाकर बड़े भाई की भूमिका में आना चाहता है। यही कारण है कि वह नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे गरीब देशों को कई तरह की सहायता दे रहा है। लिहाजा चीन के कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति के सामने भारत की आर्थिक सहायता ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही। श्रीलंका में भी ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। यह और बात है कि श्रीलंका में भारत और चीन की मौजूदगी को लेकर प्रतिद्वंद्विता की बात कही जाती है, लेकिन फायदा हमेशा चीन को ही मिलता रहा है। यह सच है कि श्रीलंका में भारत के प्रोजेक्ट की बातें होती हैं, लेकिन उसे अंजाम तक ले जाने में चीन कामयाब रहता है। जाहिर है भारत को पड़ोसी देशों को साधने के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत है। हालांकि श्रीलंका के मामले में अभी भारत को नई सरकार के रुख का इंतजार करना चाहिए। चीन की ओर झुकाव के चलते श्रीलंका में राजपक्षे की सत्ता में वापसी से भारत के लिए नई परेशानी खड़े होने की आशंका है। कई बड़े फैसलों के चीन के हक में जाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि राजपक्षे चीन को फायदा पहुंचाने की और ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। हालांकि श्रीलंका की भी अपनी मजबूरी है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और चीन भारत से कहीं ज्यादा उसे सहायता देने में जुटा है। ऐसे में भारत की कोशिश हो कि पड़ोसी देशों में किसी भी मसले पर चीन से पहले अपनी पहुंच को सुनिश्चित करे। पड़ोसियों को भरोसा दिलाने की जरूरत है कि आर्थिक और सामरिक नजरिए से हमें उनकी फिक्र है और भारत सरकार हमेशा इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का महिंदा राजपक्षे को जीत की बधाई देना बेहद प्रशंसनीय और सकारात्मक पहल है। बहरहाल श्रीलंका की घटनाओं के मद्देनजर भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और बिना कोई गलती किए भारत को चाहिए कि वह सही समय पर सही फैसला ले। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, श्रीलंका में नई सरकार के आगमन के बाद भारत श्रीलंका संबंधों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? श्रीलंका में चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए भारत सरकार को किस तरह की रणनीतियों की जरूरत है? विवेचना कीजिए।